क्या जेपी एसोसिएट में शेयर धारकों का पैसा पूरी तरह से डूब गया है? क्या अदानी ने जेपी एसोसिएट कंपनी खरीद ली है? क्या इन्वेस्टर का लगाया हुआ 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला जेपी एसोसिएट आपके पोर्टफोलियो में ना आ जाए, उसके लिए आपको क्या सीख लेना चाहिए? इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं जिनकी वैल्यू 1 रुपये, 2 रुपये या 10 रुपये या 50 रुपये से कम के जो शेयर होते हैं उसमें पैसा लगाते हैं। लेकिन उसके बाद ये देखने में आता है कि जो लोगों ने पैसा पेनी स्टॉक में लगाया था, कुछ समय बाद वो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में या पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं देता है। उसके बाद ट्रेडर और इन्वेस्टर परेशान होते हैं कि आखिरकार जो उन्होंने शेयर खरीदा था वो गया कहाँ है, और उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपके साथ इस प्रकार की समस्या ना हो तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जानकारी आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेगी। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेपी एसोसिएट की वो पूरी कहानी की जो भारत के सबसे बड़े इंसॉल्वेंसी केस में से एक बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिरकार जेपी एसोसिएट क्या थी। तो जेपी एसोसिएट कभी भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, रियल एस्टेट, पावर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में गिनी जाती थी। और कंपनी ने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, डैम्स, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट्स और फार्मूला 1 ट्रैक तक के बनाए हुए हैं। लेकिन अत्यधिक एक्सपांसन और भारी कर्जा के कारण धीरे धीरे ये कंपनी पूरी तरह से डूब गई। आखिर अब बात ये आती है कि आखिरकार कंपनी के ऊपर कर्जा कितना था। तो जेपी एसोसिएट की कुल देनदारी लगभग 55,000 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी थी। इसी भारी डेब्ट के कारण बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा यहाँ पे फंस गया है। अब बात ये आती है कि एनसीएलटी में यह कंपनी आखिरकार गई कब। तो आईसीआईसीआई बैंक सहित कई लेंडर की याचिका के बाद जून 2024 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ। इसके बाद मामला आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड के तहत एनसीएलटी में पहुंच गया। अब यहाँ पे ये बात ये भी आती है कि जब बैंक एनसीएलटी तक के पहुंचा तो आखिरकार बैंक का कितना पैसा यहाँ पे फंसा हुआ था। तो बैंक को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे फंसे हुए थे। और नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL सबसे बड़े क्रेडिटर्स में शामिल थे, जिसमें से कई बड़े बैंक ने जेपी एसोसिएट से लोन खरीदे थे। अब ये बात ये आती है कि जब अदानी का नाम जुड़ा हुआ है तो अदानी ने कितने में जेपी एसोसिएट को खरीदा। तो जैसे कि लंबी बोली प्रक्रिया के बाद अदानी ग्रुप ने बोली लगाई थी और अदानी ग्रुप की बोली चुनी गई। अदानी इंटरप्राइजेस का रिसोल्यूशन प्लान लगभग 14,535 करोड़ का था और मार्च 2026 में एनसीएलटी ने अदानी के रिसोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी। इसके बाद मई 2026 में अदानी ने लेंडर्स का लगभग 6,000 करोड़ की पहली किस्त भी जारी कर दी। अब ये बात तो यहाँ तक की हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिरकार ट्रेडिंग जेपी एसोसिएट में कब बंद हुई थी। तो एनएससी सर्कुलर के अनुसार जेपी एसोसिएट के शेयर की ट्रेडिंग 18 मार्च 2026 से सस्पेंड कर दी गई और बाद में एनएससी और बीएससी ने घोषणा की और 18 जून 2026 से कंपनी एनएससी और बीएससी से डिलिस्ट कर दी गई। यानी कि जिन शेयर धारकों ने जेपी एसोसिएट के शेयर खरीद के रखे थे अब उनके डीमैट अकाउंट में ये शेयर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब अगली बात ये आती है कि लास्ट ट्रेडिंग डेट क्या थी। तो मैं बता दूं कि लास्ट ट्रेडिंग सस्पेंशन की बात मानते हैं तो यहाँ पे तो जो ट्रेडिंग सस्पेंशन हुई ये 18 मार्च 2026 को लागू हुई थी, इसलिए 17 मार्च 2026 को अंतिम ट्रेडिंग सत्र यहाँ पे माना जा रहा है। यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग हुई थी वो 17 मार्च 2026 को हुई थी। तो अंतिम ट्रेडिंग प्राइस अलग अलग एक्सचेंज और इंट्राडे मोमेंट के अनुसार थोड़ा यहाँ पे चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे ये बताना बेहतर रहेगा कि 17 मार्च 2026 को जेपी एसोसिएट का आखिरी ट्रेडिंग डे था और जिसके बाद शेयर के अंदर ट्रेडिंग रोक दी गई और बाद में यहाँ पे डीलिस्ट प्रोसेस कर दी गई। तो यहाँ पे मतलब कि अलग अलग एक्सचेंज पे इसकी कोई बराबर जानकारी तो अपडेट नहीं है। बाकी शायद ट्रेडिंग यहाँ पे 2.50 या 3 रुपये के आसपास हो सकती है, बाकी यहाँ पे इसको गूगल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि शेयर होल्डर का एसएमए क्या होगा, और यहीं पे सबसे बड़ा झटका लगने वाली बात आती है, क्योंकि शेयर होल्डर ने कुछ उम्मीद से जेपी एसोसिएट में पैसा लगाया था
कि उन्होंने कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मैं 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए पैसा लगाता हूं और आगे चल के कंपनी में मुझे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर के साथ एक झटका इस प्रकार से लगता है कि आईबीसी प्रोसेस में इक्विटी शेयर होल्डर सबसे आखिरी प्रायोरिटी में आते हैं। जब कंपनी दिवालिया हो जाती है तो सबसे पहले पैसा किसे मिलता है आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आपने पैसा लगाया है तो कई इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि हम कंपनी में पैसा लगाया है तो कंपनी हमें पैसा देंगी, लेकिन यहाँ पे पैसा चुकाने का एक स्टेप बाय स्टेप पैसा होता है। तो पेमेंट वाटरफॉल देखते हैं तो किस प्रकार से होता है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट यहाँ पे दी जाती है, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि बैंकों को पैसा जाता है, उसके बाद एम्प्लॉय एंड वर्कर को पैसा जाता है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उनको पैसा जाता है, फिर उसके बाद नंबर 5 पे आता है कि गवर्नमेंट ड्यूज यानी कि जो गवर्नमेंट का बकाया है उनको लोन चुकाया जाता है। नंबर 6 पे बात आती है रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाया जाता है, और नंबर 7 यानी कि लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को पैसा चुकाया जाता है। अब बात ये आती है कि जेपी एसोसिएट के ऊपर 55,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, और जो कंपनी की जो बोली लगी हुई है, जो अदानी ने बोली लगाई है, ये 14,535 करोड़ के आसपास देखने में आ रही है। मतलब कि यहाँ पे ये आती है कि 14,535 की बोली लगी है और 55,000 करोड़ का कर्ज है। मतलब कि इन्वेस्टर को यहाँ पे पैसा मिलने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। अब ऊपर वाले भुगतान करने के बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। अब जेपी एसोसिएट के मामले में देखते हैं तो कंपनी के ऊपर इतना बड़ा डेप्थ है कि इस इक्विटी होल्डर के लिए कुछ बचने की संभावनाएं बेहद ही कम यहाँ पे देखने में आ रही है। क्या शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा? अब एक क्वेश्चन की बात यह जाती है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह घटना जेपी एसोसिएट तक के सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि यह घटना बाकी के शेयर्स के ऊपर भी लागू हो सकती है। नाम यहाँ पे कंपनी का बदल सकता है, यहाँ पे जेपी एसोसिएट आ रहा है तो आगे नाम XYZ, ABC, एक ETC अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहने वाली है। अब यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ, क्या इन्वेस्टर को यहाँ पे पैसा मिलेगा? तो वर्तमान में उपलब्ध रिसोल्यूशन प्लान और डीलिस्टिंग प्रोसेस को देखते हुए स्थिति काफ़ी नकारात्मक देखने में आ रही है। लगभग 6 लाख शेयर होल्डर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं और इस समय यहाँ पे चिंता ये बनी हुई है। हालांकि अंतिम कानूनी दस्तावेज और रिसोल्यूशन टर्म्स की अंतिम स्थिति पे यहाँ पे स्पष्ट होगा। और सबसे बड़ी सीख जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है और आपको ये जानना चाहिए, जब जेपी एसोसिएट अब जेपी एसोसिएट केवल एक कंपनी नहीं है, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक वार्निंग बेल है। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे नाम बदल सकता है, लेकिन एक वार्निंग की घंटी है। ऐसे में ऐसे शेयर से कैसे बचे? अगर आप इस प्रकार के पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो आपको किस प्रकार से बचना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र आप हर शेयर में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है, या आप किसी भी कॉपी में आप नोट करके रख लीजिए। सबसे पहले नंबर का पॉइंट आपके लिए ये रहने वाला है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको देखना चाहिए। अगर कंपनी लगातार कर्ज में डूब रही है तो आप यहाँ पे सावधान हो जाइए, पहला पॉइंट ये है। दूसरे नंबर का पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको देखना है, डेप्थ ऑब्लिक इंटरेस्ट कॉस्ट आपको देखना है, और 1 से नीचे अगर जाने लगे तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। मतलब कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 1 से नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे सावधान हो जाइए, इस शेयर को आपको छोड़ देना बेटर है। इसके बाद नंबर 3 है ऑडिटर रिमार्क आपको पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग रिजल्ट को देखते हैं लेकिन ऑडिटर रिमार्क नहीं पढ़ते हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ता है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये 3 नंबर की बात आपको ध्यान देना है। 4 नंबर की बात मैं आपको बता देता हूँ कि प्रमोटर प्लेज आपको देखना है कि प्रमोटर अपनी इक्विटी को प्लेज तो नहीं कर रहे। कहने का मतलब यह है कि प्रमोटर लगातार शेयर गिरवी रख रहा है तो आपके लिए यहाँ पे खतरे का साइन बनता है, क्योंकि प्रमोटर उसी कंडीशन में अपनी इक्विटी को गिरवे रखेगा जब कंपनी के ऊपर डेब्ट का प्रेशर बढ़ रहा है। अब नंबर 5 नंबर पे मैं बात बताता हूँ कि पेनी स्टॉक के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं चाहिए कि 5 रुपए का शेयर 500 नहीं बनता, लेकिन 5 रुपए का शेयर 0 हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। और एक मंत्र मैं वो देता हूँ कि 5 रुपए का शेयर भी आपके लिए महंगा है और 1,000 रुपए का शेयर भी आपके लिए सस्ता है।
कंडीशन ये है कि अगर 1,000 रुपये का शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है, फायदा दे रहा है, तो वो आपके लिए सस्ता है, और 5 रुपये का शेयर आपके पोर्टफोलियो में लाल निशान में लगातार जा रहा है तो वो आपके लिए महंगा है। तो इस प्रकार के स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। नंबर 6 पे मैं बात करूंगा NCLT न्यूज़ को इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। अगर किसी कंपनी के ऊपर NCLT की बात आ रही है, खबर आ रही है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी पेशेंस और एडमिट हो जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशंस आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आपको इस प्रकार की कंपनी से बचना चाहिए। अब दोस्तों एक बात तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि जेपी एसोसिएट की कहानी हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में सबसे जरूरी सिर्फ मल्टीबैगर ढूंढना नहीं है, बल्कि ऐसे शेयर से बचना भी है जो एक दिन पोर्टफोलियो में जीरो हो सकते हैं, और अगर जीरो हो गए तो आपका लगाया हुआ सारा की सारा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। क्योंकि जब कोई कंपनी NCLT में जाती है तो सबसे आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर खड़ा रहता है, और उसके बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता। मतलब कि उसने जो पैसा लगाया है, मान के चलिए कि वो कैपिटल जीरो होना ही है। अब जेपी एसोसिएट इन्वेस्टर में पैसा डूब गया, अदानी डील के बाद शेयर होल्डर का क्या होगा? तो यह वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो अब आप बताइए कि अगर आपके पास में जेपी एसोसिएट के शेयर है तो आपने किस भाव पे लेके रखे थे, और अगर आप इसके ऊपर आगे की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में अपनी इंक्वायरी को मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके लिए अगला टॉपिक उसी वीडियो के ऊपर लेके आऊँगा। और अगर आपके पास में कोई पेनी शेयर है जिसमें आप अपडेट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में कंपनी का शेयर भी मेंशन कर सकते हैं। जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस शेयर के ऊपर तो मैं उस शेयर के संबंध में डिटेल एनालिसिस आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होंगी और पसंद आया होगा कि आपको किस प्रकार से शेयर में ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, और यह जानकारी आप अपने दोस्तों तक के जरूर शेयर कीजिए ताकि वह इस प्रकार की समस्या से ना फंसे। क्योंकि सर हर एक इन्वेस्टर का पैसा इंपॉर्टेंट होता है और इस प्रकार का पैसा उनका जीरो ना हो, इसलिए यह जानकारी आप अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे इसी समय इसी जगह इसी नए चैनल पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।